पहले जो खबर बांटने का भी सुख था जी, वो अब खबर बांटने का सुख केवल ये है कि अगर आपके पास कोई सूचना आ गई तो आप फेसबुक पे लिख दीजिए। खाने ना खूब ऊपर थे बरसात होच्छे पत्रकारों का एक बड़ा पहले आदर भी होता था, आदर होता था, जबरदस्त आदर। तो खबर भेजने के लिए कोई नहीं है, फोन नहीं है, टेलीफोन नहीं है, कैसे करें? और पत्रकार होता है, आप उसको छोटा बड़ा जूनियर सीनियर में नहीं बांट सकते। आप अगर बांटते हैं, इस तरीके से बांटने की कोशिश करते हैं तो आप पूरी पत्रकारिता का नुकसान कर रहे हैं। प्रेस क्लब में पहले हमें झमेला हो रहा था कि जो ब्लॉगर हैं उनको पत्रकार मत मानिए, जो यूट्यूब चलाते हैं उनको पत्रकार नहीं मानिए। मैंने कहा क्यों नहीं मानिए? अगर वो बेहतर काम करते हैं, अगर वो गलत काम करें उनको मत मानिए। जोहार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद सनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची। दोस्तों, आज एक खास टॉपिक पर बात करेंगे। 80s 90s के पत्रकारिता के सुनहरे दौर के बारे में बात करेंगे और वर्तमान के पत्रकारिता पर भी नज़र डालेंगे। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री संजय मिश्रा जी उपस्थित हैं। संजय मिश्रा जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आपको बता दें, संजय मिश्रा को अगर झारखंड पत्रकारिता के क्षेत्र का द्रोणाचार्य कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। रांची प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनने तक का सफ़र इनका काफ़ी शानदार रहा है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। संजय जी को सबसे पहले द न्यूज़ मिर्ची के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सनी। सर, अगर आज हम पत्रकारिता के सुनहरे दौर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप हमें ये बताएं कि आपने जब स्टार्ट किया था पत्रकारिता 90s के दौर में, तो उस समय पत्रकारिता के क्या आयाम हुआ करते थे? हाँ, देखिए, दो चीज़ें मैं बताऊंगा सनी कि हर दौर का एक अपना सुनहरापन होता है। जो हर वक्त के जो अच्छे पत्रकार होते हैं उनके लिए एक सुनहरा दौर होता है। लेकिन जब हम एक पूरे उसमें देखते हैं, एक पूरे फ्रेम में देखते हैं, तो जब 20वीं पूरी जो वो थी वो ख़त्म हो रही थी 20वीं शताब्दी के अंदर, और चूँकि पत्रकारिता अपने बिल्कुल उफान पर थी और चीज़ें थी, और केवल उसमें पत्रकारिता के जो चीज़ें थी उसमें हमारा अखबार हुआ करता था, टीवी आ चुका था, टेलीविज़न था और रेडियो मौजूद था। पत्रकारिता के 3 क्षेत्र थे। तो इसी 3 क्षेत्र का एक पूरा दौर था। 90 के बाद तो पूरी एक तरीके से पत्रकारिता में एक तरीके से रेवोल्यूशन आ गया। डिजिटल मीडिया ने जब से प्रवेश किया उसने सब चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो डिस्टर्बेंस के पहले का एरिया है, उस ये जो चीज़ें हैं, जो ईयर है, उसको हम लोग गोल्डन एरा के तौर पर हम लोग याद करते हैं कि क्या वो गोल्डन एरा था कि एक रेडियो रखा हुआ है घर के सामने और एक पत्रकार का जो उस समय रीडर होते थे, न्यूज़ रीडर, और वो बताते थे कि अभी आप सुनिए BBC से खबरें, और पूरा मोहल्ला सुनता था, रोमांचित हो जाता, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर के सुनते थे। और एक वो था, दौर था, एक अखबार होता था और पूरे मोहल्ले में एक ही अखबार घूमता था। वो दौर था। तो वो एक लगता था कि यह क्या सुनहरा दौर है। और हम लोगों ने वह समय भी देखा है कि ट्रेन में किसी ने अगर एक अखबार खरीद लिया है तो उसका एक एक पन्ना कोई और पढ़ रहा है, कोई एडिटर्स का पन्ना एक पढ़ रहा है, कोई पहला पन्ना, एक तरह से प्यार भी बढ़ता था, सारा लोग बढ़ता था और एक चीज था, एक दौर था वो। जी बिल्कुल। अब तो लोग अपने, जब आप देखिए ट्रेनों में पहले जब होता था, आपको भी याद होगा, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कि ट्रेन में सुबह जब होते का एक हॉकर आ जाता था अखबार बेचने वाला और सबको बोलता था आज की ताज़ा खबर लीजिए। आज डेट येगा कि अब अलग स्थिति है। आज आप देखिए तो लोग अपने अपने फ़ोन पर बिजी हैं और उसी में अपनी खबर पढ़ लिया, अपने क्षेत्र की खबर पढ़ ली, सब लोग अपने अपने मोबाइल्स में ही पढ़ ले रहे हैं। तो पहले जो खबर बांटने का भी सुख था, वो अब खबर बांटने का सुख केवल ये है कि अगर आपके पास कोई सूचना आ गई तो आप फेसबुक पे लिख दीजिए। लेकिन पहले जो है खबर को कैसे बांटते थे, तो ये उसका जो एरा है वो जबरदस्त। वो बहुत सारे लोगों के याद में, जेहन में इतनी अच्छी, इतनी सुखद बातें हैं, एक एक खबर को लेके, एक एक सूचनाओं को लेकर के। आपको मैं बताऊं, मैं कल ही एक बहुत यहाँ के रांची के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं अंबिका नंदन साहब, हिंद पीढ़ी के रहने वाले हैं। कल उनसे मैं बता रहा था, तो चूंकि उन्होंने अपनी पत्रकारिता 1972 में शुरू की थी, और वो बता रहे थे कि जब पोखरण का विस्फोट हुआ था
74 में एटम शक्ति बन गया था भारत, तो बोले उस दौर की खबर के लिए जी वो जो खबरों का है कि एक सूचनाओं को लेकर के वो तो ये एक अलग खुशी एक अलग है, वो अब बीते दिनों की बात है। और आपको बताता हूँ कि लोग बताते भी हैं कि इतिहास जो है ना वो बहुत रोमांचित भी करता है। हमारा इतिहास ऐसा भी रहा था। वो कल बता रहे थे कि एल एन मिश्रा जी रेलवे मंत्री हुआ करते थे, तो उसकी जब रिपोर्टिंग, तो वो बोले कि वो रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे थे, वहाँ उनकी सभा होनी थी, अचानक वहाँ एक विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट जब हो गया तो बताया कि हम लोग को खबर भेजनी है, खबर भेजने के लिए कोई नहीं है, फ़ोन नहीं है, टेलीफोन नहीं है, कैसे करें। किसी तरीके से इन्होंने दिमाग लगाया, कहा कि मुझे लगा कि रेलवे स्टेशन में रेलवे मास्टर जो होते थे ना, उनके पास एक फ़ोन होता था, रेलवे दिया करते थे। तो उनके घर पे पहुंचे तो पता चला स्टेशन मास्टर नहीं है, तो उनकी बीवी थी, उन्होंने बीवी को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे खबर करने दीजिए। तो पत्रकारों का एक बड़ा पहले आदर भी होता था, आदर होता था, जबरदस्त आदर। तो उन्होंने बुलाया, चाय पिलाई और कहा कि खबर आप लिख करके उन्होंने खबर किया। इस तरीके से चीज़ें थी। खबर भेजना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। आज खबर भेजना बहुत आसान है। उस दौर में खबर भेजना मुश्किल था, लेकिन जो खबरों का जो एक तरीके से जो आयाम था वो इतना बड़ा होता था कि पत्रकार जो है, खबरनवीस जो है, तो किसी साहब से कम नहीं होता था। अगर किसी मोहल्ले में कोई पत्रकार है तो आप जाके देखिएगा, पुराने लोगों से बात कीजिएगा तो क्या दबदबा, क्या जबरदस्त, क्या रसूख। अगर उसके पास कोई चीज़ें आ गई तो समझिए कि हर चीज़ कोई एसपीडीसी को नहीं खोजता था, पत्रकार को ही ढूंढता था। ये दौर था वो। तो ये एक सुनहरा दौर है। लेकिन उस समय लेकिन क्या होता था कि वेतन नहीं होता था पत्रकारों को। उसका मैं उस दौर को बोलते हुए ऐसा नहीं कहूँ कि लोग समझ जाएं कि बहुत गुड, उस समय वेतन नहीं था पत्रकारों के पास। ऐसा माना जाता है संजय जी कि एक ईमानदार पत्रकार वह अपने ज़िंदगी के रहते में इज्जत तो काफ़ी कमा लेता है, वेतन की आपने बात की, लेकिन आर्थिक रूप से वह काफ़ी मजबूत नहीं हो पाता है। पुराने दौर में देख ले या अभी के दौर में भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ या फिर मजबूत नहीं हो पाता है। ऐसा मतलब ये क्यों है इस तरह? देखिए, ईमानदार जो भी है आज के दौर में, ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर भी अगर ईमानदारी से डॉक्टरी कर रहा ना तो बहुत पैसा वाला नहीं बनेगा। जी बिल्कुल। ये अभी आप जान लीजिए, ये मैं बार बार अपने पत्रकार साथी को कहता हूँ कि एक डॉक्टर भी बहुत ईमानदारी से अगर डॉक्टरी करेगा, दुकान खोल लेगा तो हो सकता बहुत कमा ले, लेकिन जब तक अगर डॉक्टरी करेगा, जितना का है, जितना पैसा लगा, जितना ही पैसा लेगा, तो अमीर नहीं बन सकता है। ईमानदारी से इज्जत कमाने का। देखिए, दो अलग अलग चीज है, बहुत स्पष्ट है आपके बीच में कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छे जो डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अब इंजीनियर घोटाला घपला करता है, कमजोर पुल बनाएगा तो पैसा कमा लेगा। आपको पैसा जो कमाने के लिए क्लियर है, आपको पैसा कमाने के लिए, आपको अगर पैसा कमाना है तो आप क्या चुनिए, आप अपना बिजनेस चुन लीजिए जी। लेकिन अगर आप कोई एक प्रोफेशन चुन रहे हैं तो प्रोफेशन पैसे कमाने के लिए नहीं होता है। प्रोफेशन होता है ये कि सेवा करने का काम है। तो पत्रकारिता में भी ये एक है। अब तो पत्रकारिता में बहुत पैसे वाले लोग हैं जी। मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों और अरबों रुपए में है जी, लेकिन पत्रकारिता के लिए नाम नहीं जाना जाता उनको। मैं आपके ऑन कैमरा कुछ नाम बता सकता हूं लेकिन मैं उससे नहीं बताना चाह रहा, रहने दीजिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं सनी, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, अरबों की, करोड़ों में कम बता रहा हूँ, और सारा कुछ मैनेज करते हैं, लेकिन वो पत्रकारिता के नाम पर केवल पत्रकारिता का नाम केवल लेते हैं, पत्रकारिता से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो देखिए, संजय जी हमारे साथ में उपस्थित है और जैसा कि ये बता रहे हैं कि अगर एक ईमानदार पत्रकार हो या किसी भी फील्ड में हो, आप अगर सेवा दे रहे हो तो आप इज्जत तो कमा सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकते। हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे। संजय जी, आप जब शुरुआत किए थे तो कुछ ना कुछ तो अब तक में कुछ ना कुछ ऐसा यादगार पल आपका होगा, तो आप उसे हमारे दर्शकों से शेयर कर दें। बहुत ज़बरदस्त, जिसे आप कभी नहीं भूल पाते हो। मैं बता रहा हूँ, कभी मैं भूल नहीं पाता हूँ। एक दिन मैं अपने दफ्तर में था, पेज वोज बनाते हुए थोड़ा देर हो गया जी, तो 3 सवा 3 बजे, पहले रात तक काम होता था। तो हम 3 सवा 3 बजे जब मैं लगा कि अब मैं निकलूँ, तब तक मुझे एक फ़ोन आया, बोला दादा। तो हमने कहा हाँ बोलो। हम समझ गया मेरे एक सूत्र का फ़ोन था जी। कि बोलो।
तो বাংলা में चूँकि बंगाली सूत्र था, उसने कहा এখানে না খুব ऊपर থেকে बरसात হচ্ছে, AK-47 गिरेছে। मैंने कहा है, तो हमने कहा मुझे लगा ना कोई दारू पीता था, मुझे लगा दारू पीता है। हमने कहा नहीं, हमने कहा घूमिए पड़ो, কোথায় ঘুরছো তুমি? मैंने डांटा कि कहाँ घूम रहे हो तुम, जाओ घूमो। देखो ना दादा सत्य कथा बोलছি, আমি মদ খাই नहीं, मैंने दारू नहीं पी है, वो मुझे बता रहा। मैंने कहा यार सच बता रहा वो। मैंने कहा क्या बताएं, किसको करें, कोई माने। फिर मैंने कहा कि मैं अपने जो मेरे एडिटोरियल हेड थे, तो मैं चूँकि फ़ोन इतना नहीं होता था, उनके घर में भी फ़ोन नहीं था, तो मैं अपने ऑफिस से निकल के रात में मैं उनके गया, उनको खटखटाया, तो उनको भी लगा कि मैं दारू वारू पी लिया हूँ क्या। तो ये चीज़ था। फिर भी उन्होंने कहा कि यार ऐसा तो बात है, लेकिन चलना चाहिए जी। फिर बोले कि अरे अब जाना दिक्कत था। मैं जहाँ था, मैं उस समय जमशेदपुर में रहा करता था, तो हुआ कि रांची से भेज दिया जाए। रांची से आनंद मार्ग का जो वो है पुरुलिया है, वो नज़दीक है कोटशिला स्टेशन, लेकिन रांची से कोई बुला रहे, ऐसा कोई खबर नहीं होता है। रांची में भी हम लोगों ने कुछ जिनके पास फ़ोन था उनसे बात की, नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं करते करते सुबह में मैं भोर में 5 बजे मैं निकला और 6-6:15 बजे पुरुलिया के उस स्पॉट पर पहुंच गया जहां पूरा ऑपरेशन चल रहा था और पुलिस आ चुकी थी। और उस समय के जो एसपी थे, चूँकि वो अच्छा था कि वो जमशेदपुर के रहने वाले थे, मेरे वाकिफ़ थे, एक भोलानाथ महतो जी थे, उन्हीं का बेटा उस समय वहाँ का एसपी था। तो मैंने उनको कहा कि मुझे जाने दीजिए, तो उन्होंने मुझे एज ए पत्रकार के नाते नहीं, लेकिन एज ए चूँकि मैं बांग्ला बोल पाता हूँ इसलिए जाने दे दिया। वहाँ जाके मैंने देखा कि इतने हथियार ड्रॉप, ये वो। और जब मैं खबर दूसरे दिन जब पूरे तस्वीरों के साथ आई और पूरे दुनिया को पता चला कि ये हथियार ड्रॉपिंग हुआ है, उसके पहले लोग यही मान रहे थे कि ये झूठी खबर है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ऊपर से बारिश हो जाए और ये हो जाए। उसमें बहुत सारी खबर, चूँकि मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन था, तो कुछ खबरें गलत, कुछ सूचनाएं गलत थी, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन प्राथमिक सूचना थी कि ये हथियार गिरे और कितना AK-47 गिरा, क्या हुआ, बहुत मैंने, और मुझे वो यादगार है वो खबर कि वो कैसे किस तरीके से और कैसे मैंने खबर की, उसके बाद किस तरीके से लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद मेरे पास दुनिया भर से तमाम पत्रकारों का, बड़े बड़े पत्रकार आते थे मेरे पास, और मैं इतना भाव खा के बैठता था कि मैं नहीं बात करता यार, अभी नहीं, मुझे अलग टसन था, कैसे गए थे, क्या गए थे, बहुत मज़ेदार ये वो रहा। और मुझे आज भी वो याद आता है कि पुरुलिया, ये एक घटना है। एक दूसरी घटना का भी मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा आपके छोटे से समय में। एक दूसरा घटना था कि क्या था कि एक बार खबर करते करते एक जगह है घाटशिला जमशेदपुर से आगे, तो मुसाबनी एक पुलिस थाना क्षेत्र है। तो मेरे एक सूत्र ने खबर दी कि एक आदमी ना, देखिए वो आदमी जिंदा है, लेकिन उसके मर्डर केस में 3 आदिवासी अरेस्ट है, फंस गया, अरेस्टेड है। और जब वो अरेस्टिंग हुआ था तो इतना पुलिस ने उसको मारा था कि एक बच्चे का, उसमें जो बच्चा था वो मैंने 15 साल का लड़का था, उसका कान का पर्दा फट गया है। एक बूढ़ा था 80 साल को, मरने वाला है, और जो जिसको बताया गया कि मर्डर हो गया, हासन खाओ, तो जिंदा है जी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, इतना पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। फिर मैंने पता कराया, मेरा सूत्र बराबर बताते रहे कि नहीं जिंदा है। तब तक पुलिस ने उसका आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया, कोर्ट में बता भी दिया। एक कहीं से लोग ले आया कि उसका खोपड़ी है हसन खा का, और मेरा सूत्र 12 बोलना था कि बड़ा बाजार में उसको देखा मैंने, वो तो लाया था पशु बेचने के लिए, फिर यहाँ लाया था। इस तरीके से फिर हम लोग उसको चेज करना शुरू किए। चेज करके जब हम लोगों ने, मैं गया, मैंने दिखा दिया दूर से आदमी कि हसन खा है। मैं हसन खा के पास पहुँचा, मैंने कहा तुम ही क्या हसन खा? तो उसने कहा कि अरे वो तो वहाँ से भागा। मैं समझ गया, मैं आया, स्टोरी कर दिया। मेरे एडिटर को लगा कि अरे यार क्या स्टोरी, कहीं बवाल नहीं हो जाए, जुडिशरी का मामला है, कोर्ट में केस चल रहा है। इधर 2 दिन के जद्देबाद लगी, तो उस लगने के बाद पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ, हासन खान जिंदा गिरफ्तार हुआ। जिंदा के बाद कोर्ट में इमीडिएट उनको एक्विटल दिया गया। उस पर मानवाधिकार ने एक फिल्म बनाई। तो मेरे जीवन का ये भी है कि पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन जो 3 बेगुनाह बेकसूर जो जेल में थे, जिनको कोई मुरव्वत नहीं दिला सकता था, तो मेरे जीवन का ये वो घटना भी मैं सबको जरूर बताता हूँ और आने वाले पत्रकारों को जरूर बताता हूँ
कि देखो पत्रकारिता का ये काम है। जी बिल्कुल। तो देखिए संजय जी के इस एक्सपीरियंस से 2 घटनाओं का इन्होंने जिक्र किया, आपको भी इससे सबक लेनी चाहिए कि किस तरह से पत्रकारिता जो है उस दौर में आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे, मजाक में ले रहे थे बात को, लेकिन फिर भी वो घटना घटी थी। पुरुलिया में बहुत बड़े मात्रा में हथियार AK-47 गिराए गए थे और इस चीज़ को संजय जी ने ब्रेक किया। साथ ही दूसरी घटना में 3 लोगों को, बेगुनाहों को इन्होंने बचाया भी। संजय जी, आपने एक वर्ड का यूज़ किया अक्सर खबरों में या फिर किसी भी अखबारों में वगैरह में, सूत्र वर्ड यूज़ होता है। सूत्र, ऐसा लोग मानते हैं कि अखबार या समाचार जो भी है वो अपने में अपनी जिम्मेवारी नहीं लेने के लिए सूत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्या है इस सूत्र शब्द के पीछे में? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है ना कि जो सूत्र, एक 2 चीज़ें हम लोग आता है पूरे पत्रकारिता के उसमें, और एक पत्रकारिता का एक अलग स्कूल है जी। एक स्कूल में क्या करता है कि पॉलिटिकल खबरें लिखनी हो तो क्या करते हैं कि सूत्र के हवाले से कर देते हैं। लेकिन आप बताइए कि कोई अगर स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग कर रहा हो, वनडे रिपोर्टिंग कर रहा हो या फुटबॉल मैच हो रहा, तो सूत्रों ने बताया 2 गोल मारा, नहीं लिख सकते ना, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि, तो क्या होता है कि क्राइम और पॉलिटिक्स की खबरों में थोड़ा सा सूत्रों का घालमेल लोग करते हैं और इसकी छूट मिलनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होता है कि अगर उसको छूट नहीं दीजिएगा तो वो अपनी बात लिख नहीं पाता है, तो लिखने के लिए सूत्र का इस्तेमाल करता है। लेकिन हमारे एक बड़े मेरे अच्छे मित्र हैं रवीश, वो सूत्र मूत्र बोला करते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनको लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने की आप पत्रकारों को थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी ज़रूर आप उनकी मजम्मत कीजिए, उनकी मलालत कीजिए, लेकिन एक पत्रकारिता में आपको एक छूट देना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस अगर आप नहीं दीजिएगा तो फिर वो अपनी बात किसके से कहेगा, उसके पास सूचनाएं हैं लेकिन कुछ करना है तो सूत्र के बारे में भी अब आप समझ ही गए होंगे कि सूत्र जो है वो क्यों अखबारों में या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है। संजय जी, फिर से हम उसी सुनहरे दौर में लौटना चाहेंगे, क्योंकि बात हम उसी टॉपिक पे कर रहे हैं। उस दौर में कंप्यूटर्स का भी बहुत ज़्यादा चलन नहीं हुआ करता था, स्मार्टफोन्स, मोबाइल्स तो दूर की बात है। तो खबरें किस तरह से एक दूसरे के बीच में संप्रेषित हो पाती थी, कैसे आदान प्रदान आप लोग करते थे? नहीं, देखिए क्या हुआ, आप मगर पूरा ध्यान के पहले क्या हो, आप हम लोग आपस में अगर कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति है तो क्या करता था, एक फ़ोन, चोंगा वाला फ़ोन होता था, वो पूरा ट्रिंग ट्रिंग करके लगाता था, दूसरे को बात होती थी इस तरह से। फिर हुआ तो मैंने ट्रंक कॉल होने लगा, फिर फीचर फ़ोन आए, फिर स्मार्टफोन आ गया। तो उसी तरीके से अखबारों में भी इसी तरीके से मैं बताऊं कि पहले एक कोई मान लीजिए कोई दूर का, अगर मैंने रांची को ही मान लीजिए, रांची में जो खबरें मैं यहाँ भेजा करता था तो क्या करता था कि कोई बड़ी खबरें हों तो उसको मैं हाथ से लिख के अपने बस ड्राइवर को मैंने सेट कर रखा था कि आप एक खबर जो है मेरे ऑफिस में पहुँचा दीजिएगा। तो ऑफिस में नहीं पहुँचाता था, बस स्टैंड में रख लेता था, मेरे ऑफिस से कोई जा करके लाता था, फिर 3 दिन 4 दिन बाद वो छपती थी खबरें। लेकिन उन खबरों का वैल्यू बहुत होता था, ऐसा नहीं था कि नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा दौर है। और मैंने तो देखा है, मैं मेरे पापा भी सहाफ़त किया करते थे, तो मैंने देखा कि पहले जो होता था ना वो वर्ड प्रेस होता था, वो सिक्का एक में रख दिया जाता था और मैंने उसमें किया है कि वो कुछ लिखा करते थे। तो मैं बच्चे में मैं समझ नहीं पाता था, मुझ पर गुस्सा, सिक्का हम लोग इधर उधर मिला देते थे तो गुस्सा हो जाते थे कि क्या कर दिया है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो एक एक वर्ड वो जैसे करते थे ना, उन्होंने लगा लिया कितना है, 1.5 इंच का फ्रेम सेट हुआ और 1.5 इंच का फ्रेम ऐसे ऐसे, मैं अजीब पता था, मैं यार ऐसे केवल लिख लेते हैं। तो ये दौर था, और खबरों को भेजना, खबर मिलना बहुत आसान था पहले के दौर में, आज की से भी ज़्यादा आसान था खबर मिलना, क्योंकि खबर जो पत्रकारों का बड़ा वैल्यू होता था। पत्रकार अगर फ़ोन कर दिया तो अगला एकदम गदगद हो जाता था, अरे मुझे पत्रकार फलाने का, आज तो सनी ने मुझे फ़ोन किया है। आज तो है कि फ़ोन करने वाला होता तो पत्रकार है, चटाओ यार मत करो, कौन आफत लेगा। पहले पत्रकार डर भी जाता था और उसकी एक इज्जत होती थी जी, वो दौर हुआ करता था। तो हमने देखा है, मेरे सामने हम लोग जब मैं बताया ना कि पुरुलिया जब हुआ था कांड, उस समय भी हम लोग पूरा एक पेस्टिंग किया करते थे, ब्रोमाइड निकलता था, ब्रोमाइड को पेस्ट करते थे, फिर उसका फ़ोटो निकलता था, फ़ोटो के बाद उसका पॉजिटिव बनता था, फिर पॉजिटिव के बाद अखबार छपने जाता था, पूरा अखबार हम लोग उल्टा छापते थे। बहुत बार उल्टा
उल्टा चिपकाने के चक्कर में ना बहुत बार खबरें गलत छप जाती थी और उल्टाने के चक्कर हम लोगों ने वो दौर देखा है, मैंने वो दौर देखा है। और एक यहाँ हमारे ऑफिस में एक CRT मशीन होता था, उसमें एक आदमी किसी को घुसने नहीं आता था, जूता बाहर खोल के जाओ, जैसे कोई पूजा का घर होता है ना या इबादत गाह में जैसे घुसने का, वैसे एकदम वजू करके जाना, इस टाइप का होता था, कैसे आप नहीं घुस सकते हैं। तो इस तरह का पूरा जो माहौल होता था, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। वैसा नहीं है कि कोई आदमी चला गया। उसके बाद धीरे धीरे अब जब लेजर प्रिंटर आया तो हम लोग लगा क्या बड़ी चीज़ आ गई, अब उल्टा नहीं चिपकाना पड़ेगा, सीधे। उसके बाद पता चला कि हम लोग खुद ही पेज बना लेना है, हम लोग खुद ही बैठे, पेज मेकर आया, मैंने वो दौर देखा, पेज मेकर देखा, हम लोगों ने बना दिया। मैं बताऊं कि एक मुझे बड़ी नौकरी, मैं जब अमर उजाला में मुझे नौकरी इसलिए मुझे मिल गई कि मुझे कंप्यूटर आता है, वहाँ कोई कंप्यूटर नहीं जानता था। बोला अरे आप आइए, और मुझे उससे ज़्यादा वेतन का बिल्कुल मिल गया। हमारे बहुत सारे साथी उसमें कंप्यूटर जानने के चलते तो बड़ा वैल्यू हो जाता था। कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर हम लोग हम भाई क्या पता बोलता था ये लोग टेक्नोलॉजी जानता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं जानते थे, खाली कंप्यूटर में ऑपरेशन जानते थे कि ऑपरेट कर दिया, पेज मेकर पे सेट करना, यही जानते थे कंप्यूटर का, और कुछ भी नहीं जानते थे कि डॉस क्या होता है, कुछ नहीं जानते। तो ये दौर हम लोगों ने देखा, पूरा बदलते दौर। अब क्या है कि अब तो स्मार्टफोन पे खबरें हैं, आप बोल लीजिए तो लिखा जाएगा, आप वीडियो कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें अब आपके पास है कि अब खबर भेजना तो छोटा काम है, लेकिन अच्छी खबर भेजना आज भी मुश्किल काम है, अच्छी खबर। तो दोस्तों, संजय जी ने जैसा कि अपना सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया कि खबरों को आदान प्रदान करने में आसानी हुआ करती थी, क्योंकि पत्रकारों का एक टशन हुआ करता था, लोग उनसे जुड़ते थे और एक मतलब वो खुद को गौरवशाली समझते थे कि पत्रकार हमारे मित्र है, जिस वजह से खबरें आसानी से मिल जाया करती थी। संजय जी, फोटोग्राफ्स जो होते थे अखबारों में जो छपते थे, मैंने भी देखा है बचपन में अपने की बहुत कम ही एक आध दो फोटो वगैरह अखबारों में छपा करते थे। तो उस दौर में भी तो फोटोग्राफ्स तो आते ही होंगे अखबारों में, तो किस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर पाते थे कि किसे लगाना है, किसे हटाना है? क्योंकि बहुत ही गर्व की बात होती थी जिनकी तस्वीरें छपती थी उस दौर में। नहीं, उस समय तो फोटो आता ही कम था ना जी, आना ही कम है, फोटो आना ही कम था। अभी तो फोटो लाखों की संख्या में आ रहे हैं। उस समय फोटो प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल, लोग एक दो लैब होते थे, लैब में भी जो ब्लैक एंड वाइट का बनना है वो उसका नहीं है, पता चला कि उसके पास ब्रोमाइड पेपर नहीं है जी। फोटो बनाना मुश्किल। अगर पुराने फोटोग्राफरों से बात कीजिए, आप अपने यहाँ पर हैं नंदीदा, उनसे कभी पूछिए, उनसे बात कीजिएगा। उनसे मैंने एक इंटरव्यू छोटा सा मैंने किया था, वो बताते थे फोटो बनाना संजय मैंने बहुत आफत का चीज़, बहुत आफत। कैमरा ऑपरेट, कैमरा अगर किसी पास जेनिथ का भी कैमरा हो, बहुत भारी भरकम जेनिथ का कैमरा भी अगर कोई है तो बहुत बड़ा अपने आप को समझता था, और छोटी मोटी बात नहीं होती थी, तो फोटो ही कम आता था। फोटो कम आना है, और वो इसलिए फोटो का को नहीं था, लेकिन क्रेज होता था, कम था तो क्रेज पूरा था। संजय जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि फोटोज़ वगैरह भी कम ही आते थे, ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। अभी जो संजय जी पत्रकारिता का जो अभी आप दौर देख रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, लोग गूगल पे बोलते हैं, न्यूज़ लिख देते हैं, स्मार्टफोन से बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, 5G भी लॉन्च हो चुका है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि ये क्या मतलब अखबारों के लिए थोड़ा दिक्कत है जब से सोशल मीडिया आया है तब से? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। अखबार बदलने को तो, अखबार जो बदल गया है ना वो बहुत मज़े में है जी। दिक्कत वही है जो अखबार पहले क्या था कि मैं देखिए अखबारों को लेकर के आज भी देखिए, आज भी मैं निजी अनुभव में बता रहा हूँ कि आप कोई भी खबर पढ़ लीजिए, लेकिन सवेरे उठ के एक बार आप देखते हैं प्रभात खबर में छपा है कि नहीं। अगर छपा है अखबार में तब बोलता सही है, हाँ तब सही, तब तक उनको विश्वास नहीं होता है। आप कितनों सोशल मीडिया पे देख लीजिए, कितनों फेसबुक ट्विटर देख लीजिए, उसको विश्वास तब होता है जब अखबार में सुबह देखा, हाँ ठीक है भारत जीत गया। ये टीवी पे देखने के बाद भी सुबह अखबार लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ जीता। अखबार पढ़ने का एक अलग आप ये समझिए, लेकिन अखबारों को भी समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। पहले अखबारों की दादागिरी होती थी, मन किया छापा, नहीं किया। अब आप ऐसी दादागिरी करके नहीं, अब आप दादागिरी कीजिएगा तो सनी अपना चैनल बना लेगा जी, अपना यूट्यूब चैनल लगाएगा, धुआंधार अपना करेगा और उसको लाखों में व्यूज़ भी मिल जाएगा जी। उसके अगर कंटेंट में दम है तो वो आपके मोहताज नहीं रह गया। अब न्यूज़ प्रोड्यूस करना आसान हो गया जी। ऐसे में अखबारों को, रेडियो या जो भी अपने मीडियम्स है ना,
वो मीडियम्स को अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब उसको देखना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, रोना शुरू करते हैं जी। अमेरिका में बताओ पिछले 15 सालों में 1500 अखबार बंद हो गए जी। कारण क्या था कि अमेरिकन अखबार अपने उसमें रहते थे। हम पिक एंड चूज, आज भी जो भी अखबार पिक एंड चूज यहाँ करेगा उसको लगेगा कि मुझे इनका चेहरा पसंद है, इन्हीं को दिखाऊंगा और दूसरे का नहीं दिखाऊंगा तो दिक्कत है। खबर कंटेंट से जो समझौता करेगा वो कोई भी हो, आप यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, वो तभी चलेगा जब उसमें कंटेंट की बात दिखेगा। आप नहीं चलेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर चाहिए तो आपको कंटेंट पर काम करना पड़ेगा। संजय जी, एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग भी फील करते हैं, आप भी शायद देखते होंगे कि आज के जो पत्रकार हैं कहीं ना कहीं एक सामाजिक सरोकार जो है वह कम होता दिख रहा है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, इस पूरी ये बात आधी आपकी बात में ना आधा सच है जी। और आधा जो है गॉसिप्स है जी। क्या है कि आधा सच ये है कि ठीक है कि पत्रकारों का थोड़ा सरोकार अगर हम पहले से देखते हैं, लेकिन पहले भी ऐसा पत्रकार होते थे। पहले भी ना पर्चा निकाल के लोग ब्लैकमेलिंग किया करते थे जी। हमने वो भी दौर देखा है। मुझे मालूम है क्या गया कि पर्चा निकाल के वो छाप के देते थे किसी भी अधिकारी को धमकाने के लिए, करने के लिए। तो दौर हर समय। इस बार क्या हुआ है कि अब चूंकि समाचार छापना, समाचार बनाना, प्रोड्यूस करना बहुत आसान हो गया है कि बहुत कोई भी आदमी, कुछ नहीं, अब तो क्या है, आपके पास 500 रुपये होने चाहिए, डोमेन रजिस्टर कीजिए, अपना लैपटॉप भी नहीं है तो स्मार्टफोन पे करिए, वेबसाइट बनाइए और आप शुरू हो जाइए। आप पर कोई किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तब लोगों को दिखने लगा कि अरे ये तो सरोकार नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जो सरोकार नहीं है उसका पहचान भी नहीं है। जी बिल्कुल। वो बोल तो समय है, पत्रकार अगर आई कार्ड बिना लगाए, मैं आपको सनी आपके पूरे जो देखने वाले लोग हैं उनको मैं बताऊं कि आज तक मैं कभी आई कार्ड लेके नहीं घूमा जी। कभी नहीं घुमा भी। फेस वैल्यू ही है नहीं, आप अगर है कोई जरूरत क्या है आपको इतना प्रिविलेज होने का है जी। आप खबर चलाते हैं, खबर बनाते हैं, आपको लोग ढूंढ लेंगे, बताएंगे लोग। आपने देखा होगा, मैं छोटी सी बात करूं कि आपने अभी मेरे प्रेस क्लब के चुनाव में भी देखा होगा, मैंने कोई व्हाट्सएप का प्रयोग नहीं किया, किसी फेसबुक का प्रयोग नहीं किया, किसी जो आजकल SMS बुकिंग करते मैंने उसका भी प्रयोग नहीं किया। मैं ये सिद्ध करना चाहता था कि आदमी को खुद ब खुद बनना पड़ता है। मेकिंग आपके हाथ में है। आप ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि इस पर जो करने वाले लोग बहुत बुरे लोग हैं, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुरे और अच्छे लोग तो हर जगह हैं जी। सरोकार का जहाँ तक हिस्सा है, जरा यह मैं बता रहा हूँ कि अब अखबारों पर या जो मीडिया हाउसेज हैं उन पर दबाव बनाया है जी। यूट्यूब चैनलों ने बनाया है कि तुम नहीं दिखाओगे ना तो हम लोग दिखा देंगे, हम लोग दिखा देंगे। फेसबुक ने, ट्विटर ने दिखाया है जी। अगर तुम नहीं दिखाओगे तो हम लोग दिखा देंगे। कंपटीशन भी बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया ना। अगर आप नहीं, आप कोई खबर आप छिपा नहीं सकते आज के डेट में जी, बिल्कुल। आप ऐसे दौर में, और मैं बता रहा हूँ ना, आने वाले समय में जब कोई आप जैसा किसी और मेरे आने वाली पीढ़ी का इंटरव्यू करेगा तो वो भी बताएगा कि ये एक सुनहरा दौर है जी। मैं आपको निश्चित तौर में बता रहा हूँ और मैं बहुत मुतमईन हूँ इस बात से कि सुनहरा दौर का हर फ्रेम में एक सुनहरा दौर आता है और वो भी आना है जी। संजय जी, हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दे रखी है, 5G भी आ गया है, 300 का रिचार्ज कराएंगे और आज देखिए तो हर एक दूसरा इंसान, खास करके जो सिनारियो जो क्रिएट हो गया, आप देखिए तो पत्रकार बना हुआ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। अगर आपने चैनल नहीं भी खोला है, अगर सोशल मीडिया पे भी नहीं खोला, तो आप सोशल मीडिया पे न्यूज़, खबरें वगैरह आप दिखलाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो क्या इससे जो रियल पत्रकारिता उस पर कोई असर पड़ रहा है? क्या असर पड़ रहा है ना, अच्छा असर पड़ रहा है ना। अच्छी पत्रकारिता करने वाले को जम के करना है जी। मैं इसको कभी मानता ही नहीं हूँ। और मैं बताऊँ कि जो अपने रिचार्ज भरा के कर जाते हैं, बोल पाते हैं, उनको लगता होगा मैं पत्रकार हूँ, लेकिन वो पत्रकार है नहीं। बेसिकली वो केवल इन्फॉर्मेशन देने जी। पत्रकारिता का काम बिल्कुल बहुत मुश्किल भरा काम है। मैं आज भी बोलता हूँ, उनको लगता है कि अरे हम तो, आप इन्हें इन्फॉर्मेशन दे दिए, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन से कोई वो नहीं, कोई सरोकार नहीं है। अगर आपके इन्फॉर्मेशन से सरोकार होता तो लोग सुबह का अखबार नहीं पढ़ते। आज भी बंद हो जाना चाहिए था अखबार। आज के डेट में अगर ये 5G जब आ गया, तेजी से इतने सारे यूट्यूब चैनल आ गए, उसके बाद भी आपको अखबार पढ़ने की जरूरत है जी। और यूट्यूब चैनल में क्या चलता है, दिखाता है कि इमली का पेड़ देखिए, इसमें भूत रहता है जी। इसमें कौन देखता है यार? उसका व्यूज दिखता है कि मिलियंस व्यू हो गया, उसको पैसे आ जाएंगे जी। लेकिन वो पत्रकारिता कतई नहीं है।
पत्रकारिता का हिस्सेदारी बिल्कुल दूसरे जगह है जी। और अगर पत्रकार ये, लेकिन हाँ ये बात है कि इसका प्रेशर पत्रकारों पर पड़ा है, पत्रकार परेशान रहते हैं, इन्होंने भाई हम नहीं दिखाएंगे तो दूसरा दिखा देगा, और मैंने चीज़ों को रखने की ज़रूरत है, ये निश्चित है। और ये मैं तो इसको बहुत स्पोर्टिंग से लाता हूँ, तो इसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। मैंने प्रेस क्लब में भी बताया है कि प्रेस क्लब में पहले हमें झमेला हो रहा था कि जो ब्लॉगर हैं उनको पत्रकार मत मानिए, जो यूट्यूब चलाते हैं उनको पत्रकार नहीं मानिए। मैंने कहा क्यों नहीं मानिए, अगर वो बेहतर काम करते हैं, अगर वो गलत काम करें उनको मत मानिए, लेकिन जो बेहतर है, जो करना चाहता है, न्यू मीडिया है ये, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्या? आप कतई नहीं कर सकते इग्नोर। और पत्रकार पत्रकार होता है, आप उसको छोटा बड़ा जूनियर सीनियर में नहीं बांट सकते। आप अगर बांटते हैं, इस तरीके से बांटने की कोशिश करते हैं, तो आप पूरी पत्रकारिता का नुकसान कर रहे हैं। इससे पत्रकारिता का भला कभी नहीं हो सकता। आप उसको अपने में शामिल कीजिए, आप उसको बताइए, उसको ट्रेंड कीजिए, तब फिर बात कीजिए। संजय जी ने हमें अपने मूल्यवान बातें बताई हमें कि किस तरह से एक पत्रकार के लिए आज के दौर की जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया है, वह भी उनके लिए मतलब काफ़ी एक चैलेंजिंग होता है, और जिसके वजह से वह खुद को डेवलप कर सकते हैं और भी अपने पत्रकारिता में सुधार भी ला सकते हैं। क्योंकि अगर ये खबर नहीं चलाएंगे तो फिर वो खबरों को चलाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि कंपटीशंस भी जो है वह काफ़ी बढ़ गया है। हम संजय जी से लास्ट सवाल करेंगे, चूंकि आप सर प्रेस क्लब, रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, तो सारी जो पत्रकार बिरादरी है रांची की हो या फिर रांची के बाहर के भी पत्रकार जो है वह यह सोच रही है, यह देख रही है कि संजय जी आए हैं तो कुछ ना कुछ हमारे भविष्य के लिए और भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो क्या कुछ प्लानिंग से अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत अगर बता पाए तो? नहीं, देखिए मैं बताऊं कि प्रेस क्लब का अध्यक्ष को काम ही है कि पत्रकारों के हित की बात करें। मैं हूं या कोई भी आएगा उसको हित सोचना पड़ेगा, नहीं तो अगली इलेक्शन में वो नहीं चुने जाएंगे, फिर से नहीं चुने जाएंगे और पत्रकारों का भला नहीं हो पाएगा। तो उनका पहला काम है कि पत्रकारों को भला करना। अब भला कैसे करना है? हम लोगों ने देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने एक मीडिया फेलोशिप शुरू किया, इसलिए शुरू किया कि पत्रकार लिखने पढ़ने के काम में हो और उन्हें कुछ पैसे भी मिल जाए। अभी ठीक है, भला हम लोगों ने 3 पत्रकारों का किया जी। आने वाले समय में हम आपको बताऊं कि एक हम लोग ग्रीन इंक, चूँकि झारखंड का इलाका जंगल पर्यावरण इसका इलाका है जी, जल जंगल जमीन का इलाका है, इन ऐसी खबरों पर लिखने वाले हम करीब 10 से 20 पत्रकारों को भी एक फेलोशिप देने जा रहे हैं जी, कि उनको 20,000 से 50,000 तक का एक फेलोशिप, अर्निंग्स भी हो जाए, उनको अर्निंग्स भी हो, उनको लिखने के प्रति ये हो, एक सम्मान मिले, इस तरह की चीज़ें हम लोग पूरा एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल बना रहे हैं। रांची प्रेस क्लब से मॉड्यूल हो, हम लोगों ने रांची प्रेस क्लब के पत्रकारों को, मैंने यहाँ से भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी रखा है, अपने MLAs को लेके जा रहे हैं पत्रकारों के साथ केरल, हम लोग ले जा रहे हैं कि आप केरल चलिए देखिए, तो पत्रकारों का एक एक्सपोजर हो। रांची प्रेस क्लब के अपने जो चीज़ है उसमें हम लोगों ने उसमें रखा कि पत्रकारों का एक अच्छा हैंगआउट्स का जगह बना पाए हम, जहाँ पर आप बात करके अपना सुख दुख बांट पाए। देखिए अगर आप सुख दुख बांटते रहेंगे, अपना एक्सपीरियंस लर्निंग और शेयरिंग, हमने जो सीखा आपको बताया, आपने जो सीखा मुझे बताया, और हम एक दूसरे का आसपास में कर रहे हैं, अच्छी इंजीनियर आप, लेकिन जो प्रोग्राम ला रहे हैं वो लर्निंग भी है, अर्निंग भी है और शेयरिंग भी है, ये करना है। क्योंकि देखिए जो भी मैंने एक प्रोफेशनल्स के जो क्लब होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, वो ऐसा नहीं होता जैसे कि आप किसी डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर का क्लब जो है वो आपस में एक दूसरे का शेयरिंग की, हमने ये आपका ऐसे ऑपरेशन हो सकता है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल हो सकता है, तो हमको ही बताना है कि अगर ये है भाई, ट्विटर से डरना नहीं है, ट्विटर से इस्तेमाल करना है, ट्विटर को मैंने मात देना है, गूगल से क्या करना है, किससे क्या चीज़ें लेनी है, ये अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ या अभी जो पीढ़ी है वो मायूस हो सकती है। तो प्रेस क्लब का एक काम है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें अच्छे फोटोग्राफर्स का एक हम लोग करने जा रहे हैं कि अच्छे फोटोग्राफीज का क्या हो। अभी पूरा एक ब्लॉगर्स को हम लोग बुला रहे हैं कि पूरे स्टेट में बढ़िया कैसे ब्लॉगिंग हो सकता है, ब्लॉगिंग से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, ये हम लोग सब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्रकारिता कैसे अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। वेब सीरीज के लिए लिखिए। आपको मैं बताऊं कि एक विनोद कापड़ी जी मेरे मित्र हैं दिल्ली में, पत्रकारिता के बीच में संकट हुआ तो उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की और बड़ी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने।
तो ऐसा नहीं है, कतई मत मानिए कि चीजें नहीं है। हम कंटेंट क्रिएटर है ना, हमको जहाँ भी कंटेंट हम बना सकते हैं वहाँ बनाएंगे, हर जगह पे कंटेंट। हाँ, हमारे पास प्लेटफॉर्म है, तो प्रेस क्लब का काम है कि वो प्लेटफॉर्म कैसे हम उसको एक्सप्लोर कर सके, कैसे अपने लोगों के बीच में रह सके, हमारे पत्रकार साथी गदगद रहें, बस। और कोई मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं चाहता हूँ चाहे उर्दू का पत्रकार हो, पंजाबी का पत्रकार हो, बंगाली का पत्रकार हो, संथाली का पत्रकार हो, सभी के लिए डोर ओपन है। सारे चीज को लिए हम कैसे क्या बेहतर कर सकते हैं। और मैं सभी से, मैं जितने अभी जो आने वाली पीढ़ी है या जो भी जो युवा पत्रकार है, हमसे उनसे बार बार बोलते हैं कि अपना कोई भी सजेशन हो, आप मेरा फ़ोन नंबर रखिए, आप मेरा व्हाट्सएप रखिए, नहीं है तो प्रेस क्लब में आप अपना आके दीजिए मुझे सजेशन, और झमाझम करेंगे हम लोग, प्रेस क्लब बढ़िया करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे संजय जी हमारे साथ में स्टूडियो में, द न्यूज़ मिर्ची के स्टूडियो में उपस्थित थे, और ये पत्रकारों के हित के लिए, उनके एक्सपोजर्स के लिए तरह तरह के नए नए प्रोग्राम्स लाने वाले हैं। और दोस्तों लगे रहिए इनके साथ में, और पत्रकारों के साथ साथ में ये ब्लॉगर्स के बारे में भी सोच रहे हैं कि पत्रकार या फिर ब्लॉगर काम भी करे, अर्निंग भी करे, नाम भी कमाए, सब कुछ कमाए। आशा करते हैं कि संजय सर के साथ में रांची प्रेस क्लब खूब तरक्की करे और आगे बढ़े, और पत्रकार भी जो है इनके आशीर्वाद से और इनके छत्र छाया में रह करके खूब आगे बढ़े और नाम कमाए। सर, द न्यूज़ मिर्ची के स्टूडियो में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को भी एक बार कह दें कि द न्यूज़ मिर्ची के साथ में जुड़िए और इसे आप अपना प्यार देते रहिए। दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची को आप देखते रहिए, और चूँकि आपका स्नेह और प्यार मिलेगा तो युवा पत्रकारों की ये टीम आपके लिए बहुत बेहतर कुछ कर पाएगी। इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।